अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, इससे पहले हमने देखा था जी 9 मई और जो इंसदाद दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, जो सरगोदा की अदालत है उन्होंने नाअहल किया था जिसमें और सज़ाएं सुनाई थी, जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी जो कि सैनेटर थे और उनको फिर ईसीपी ने नाअहल भी कर दिया। आज की जो अहम तरीन अपडेट है उसके बाद से जो फैसलाबाद की जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उसने भी 3 मुकदमात का फ़ैसला सुनाया है और इसमें 108 जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएं सुनाई हैं, जबकि इसमें बहुत एक तवील फहरिस्त है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें शिबली फराज भी हैं, उमर अयूब भी हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा भी हैं, अहमद चट्ठा भी हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि फैसलाबाद एटीसी ने अफजल शाही को भी 3 साल की जो कैद की सज़ा है वो सुनाई है। ज़रताज गुल को भी जो सज़ा है वो सुना दी गई है, लेकिन ज़रताज गुल का जो ट्वीट है वो हर जगह डिस्कस हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर ऑप्शन दोगे और आखिरी सांस तक जो है इमरान खान, तो फिर दूसरी सांस की ज़ाहिर हम कोई तमन्ना नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो ये कह रही हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं इमरान खान को। अब ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें जिस तरह से सज़ाएँ हो रही हैं, जिसमें जो भांजे हैं शेख रशीद के, राशिद शफीक, उनको भी सज़ा हुई है, राय हसन नवाज़ को भी, मुर्तज़ा इकबाल को भी सज़ा सुना दी गई है। ये कुछ जो नाम है कुछ वो मैं आपके सामने ला रही हूँ। कमल शोज़ब को सज़ा सुनाई गई है, चौधरी आसिफ जो हैं उनको सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बरी भी किया गया है, जिसमें नाम आ रहा है जी जैन कुरैशी का, फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। फिर इसके साथ साथ फैज़ुल्ला कमोका जो कि फ़ाइनेंस के सारे मामलात और जो नेशनल असम्बली में फ़ाइनेंस की जो कमेटी थी उसकी चेयर कर रहे थे जब पीटीआई की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो फैज़ुल्ला कमोका जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है और उनको भी सज़ा सुना दी गई है। इसके साथ साथ हम आपको बताएं जी कि जो जैन कुरैशी, फवाद चौधरी, फैज़ुल्ला कमोका और जो ख्याल कास्त्रो है ना, इनको बरी किया गया है। जो मैं अभी कह रही थी कि फैज़ुल्ला कमोका को सज़ा हुई नहीं, इन लोगों को बरी किया गया है। फिर इसके साथ साथ कुछ और लोगों का अगर मैं ज़िक्र कर दूं, जिनमें सानिया 9 मई में पंजाब असम्बली और सेनेट के जो अपोजिशन लीडरान हैं, जैसे कि वो मलिक अहमद बच्चर को इससे पहले सज़ा सुना दी गई थी और 9 मई में सज़ा याफ्ता जो बेशतर अरकान हैं उनको गिरफ़्तारी का खदशा पैदा हो गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है वो पीटीआई के लोग जो हैं वहाँ पर चले गए हैं, कुछ तो बहुत पहले से ही। लेकिन आपको बताएं कि इस सारे मामले में एक चीज़ सामने आ रही है। 5 अगस्त को इमरान खान को जिस तरह से अरेस्ट किया गया था और उस सारे मामलात के बाद से 2 साल मुकम्मल होने क्यों, और जो पैटर्न इन चीफ़ है पीटीआई के इमरान खान, उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दे रखी है कि 5 अगस्त को जो तहरीक है वो चलाई जाएगी, जो जुल्म, फस्तायत, जबर और जिस तरह से वो कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, आइन की बहाली और पामाली को रोकने के लिए। इस सारे मामले में हमें नज़र आया है कि जिस तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक जो शुरू हुई है, जिसमें अचकज़ई और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर जो लीडरान हैं वो मौजूद हैं। एपीसी में भी जो ख़ास तौर पर ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इस हवाले से जो करारदाद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने वो पेश की है और एपीसी के दौरान ही चूँकि फ़ैसला सामने आया था, उस करारदाद को भी अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कुल जमाती जो कॉन्फ्रेंस थी, इस दौरान ये ख़बर आई कि बहुत सारे पीटीआई के जो लोग हैं और मेंबरान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट्स हैं, उनको थोक के हिसाब से जो कहती है ना, ये जो करारदाद पेश की गई है उसने ये कहा है कि कैंगरू कोर्ट्स हैं, ये कैंगरू कोर्ट से उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और इस करारदाद में ये भी है जो कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एपीसी में पेश की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की तारीख़ का और जमहूरी दौर का आसियात तरीन तारीख़ का ये दिन है और एक ही रोज़ में अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली और सेनेट और पंजाब असम्बली को दहाइयों पर मुहित सज़ाएँ, लाइक 10-10 साल की ये सज़ा है, तो इसकी वो मजम्मत कर रहे हैं। फिर उनका कहना है कि इससे एक बात ये वाज़ेह हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी बिसाखियों पर खड़ी ये जो मौजूदा हुकूमत है ये हाइब्रिड निज़ाम है और मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल ये ख़ात्मा चाहते हैं। जिस तरह माजी में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को गुडी गुडी अपोजिशन या फिर वो फ्रेंडली अपोजिशन का एक ताना दिया जाता था, तो जिस तरह से पीटीआई जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उनका मानना यह है कि शायद ये उसी तर्ज की जो एक कहते हैं ना अपोजिशन है वो इनको रिक्वायर्ड है। फिर इससे ज़्यादा वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर ऐसे निज़ाम से बदलना चाहते हैं जिससे हज़्ब इख्तलाफ का कोई वजूद ही ना हो, यानी कि यक तरफ़ा। ये हम उस सेंस में भी इसको देख सकते हैं जिस तरह से पीका का कानून आया था, तो हम जो अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं अवाम उन लोगों को जो कि हुकूमत के लोग होते हैं, नुमाइंदगान होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सूबाई और कौमी असम्बलियों में जो लोग होते हैं,
تو کہا گیا تھا ان کو بھی آپ نہیں کوئی بات کر سکتے، ان سے سوال نہیں کر سکتے، ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ تو یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو قرارداد پیش کیا بالکل اس میں صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ نظام چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپیل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ فیصلے جو ہیں پاکستان کے نظام عدل پر ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس میں خاص طور پر جو آزادی ہے، یہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو کہ جمہور کی بھی ایک آزادی ہے، یہ اس کو بھی سلب کر دیا گیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا چیف جسٹس اس کو ریسٹور کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کینگرو کورٹس کے فیصلوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم اس کی مذمت بھی کریں اور یہ واپس لیے جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب ظاہر ہے لوگ اپیلوں میں جائیں گے اور کیا صورتحال بنے گی، لیکن فی الوقت ایک بات نظر آ رہی ہے کہ جو 5 اگست کے بعد سے صورتحال تھی، سب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا گورنمنٹ اتنی بے بس ہے، اتنی بزدل ہے، کیوں ڈرتی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی یہ بات آئی کہ جی تحریک چلائی جائے یا پھر احتجاج کیا جائے، تو اچانک سے یہ فیصلے سامنے آئے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ شاید اس طرح سے ان پولیٹیکل ورکرز کو، ان پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے وہ سزائیں دی جائیں، چاہے وہ اسمبلی میں ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں ہیں، سینٹ میں ہیں، کہ 9 مئی جس کو 9 مئی کہا جاتا ہے، تو 9 مئی کے تحت جو ہے ان کو سزائیں سنا دی جائیں تاکہ لوگ ڈر جائیں، وہ سہم جائیں۔ وہ جو جمہوریت میں ایک وہ جمہوریت کا حسن احتجاج، یہ ہم نے بچپن سے سنا تھا اور ہمیشہ ہم نے اس قسم کے نعرے لگائے اور سنے ہیں، تو ابھی وہ جمہوریت جو ہے شاید وہ حسین نہیں رہی ہے، یہ بدصورت ترین جمہوریت ہو گئی ہے، جس میں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے یا اپوزیشن جو ہے وہ اپنے جو بیسک رائٹس وائلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں اور وہ احتجاج کی کال دیتی ہے، تو یہ والی ساری صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ صدر ایوب اور ضیاء کی جو مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ دور نہیں جاتے، میرے خیال میں یہیں قریب میں رہتے ہیں، اس دور کی بات کر لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا نہیں ہے، جس کو ہم نے پرکھا، اس سینس میں انالیسز جس کا کیا ہے، اس پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں۔ ذرا قریب میں چلے جاتے ہیں، مشرف دور کی بات کر لیتے ہیں، جب ہم نے صحافت شروع کی اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے جناب مشرف نے بھی ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی تھی، میڈیا کی آزادیاں بھی جو ہیں وہ سلب ہو کر رہ گئی تھی، تو کیا یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا؟ کیا سیاسی جماعتوں نے دوبارہ سے اسی سسٹم میں آنا، وہی الیکشنز اور وہ ساری صورتحال ریوائیو نہیں ہوئی تھی؟ اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں عمران خان جو ہے جس طرح سے بھی وہ حکومت میں آئے، ماضی میں بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں جس طرح سے وہ سامنے آئی ہیں، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت ہو رہا ہے، ابھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی جو کہ مجھے بہت مزاحیہ لگ رہی تھی، جو کہ 2 دن سے چل رہی ہے اور بڑی اس میں میمز بن رہی ہیں کہ جو شاہد خان آفریدی ہیں وہ تو جی عمران خان سے زیادہ مقبول ہو گیا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا عمران خان تو دہشت گرد بھی ہے، اس کو تو آپ یہودی ہونے کا تانا بھی دیتے ہیں، اور عمران خان کو تو آپ مسلمان ہی نہیں مانتے، اسے سیاستدان بھی نہیں مانتے، اسے آپ لیڈر بھی نہیں مانتے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ بھی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ شاید جو ورلڈ کپ ہے وہ بھی اس عمران خان کی وجہ سے نہیں، پتہ نہیں کس معجزے کی وجہ سے ہم جیت گئے تھے۔ تو یہ شاہد آفریدی ہوں یا پھر کوئی اور ڈگنیٹری ہو، یہ عمران خان کیوں بننا چاہتے ہیں؟ جب عمران خان اتنا برا ہے تو میرے خیال میں پھر انسان بننے کی کوشش کر لیں، پھر عمران خان کیوں بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور یہ کون سا کمپیریزن ہے جو کہ کبھی ہمیں وہ جواد احمد جو سنگر ہوا کرتے تھے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میری مقبولیت بہت زیادہ ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی مجھ سے بڑے انسیکیور ہیں، اور آج میں یہ دیکھ رہی تھی کہ شاہد آفریدی بھی جو ہے وہ بھی عمران خان جیسا بننا چاہتے ہیں، وہ بھی عمران خان بن گئے ہیں، عمران خان سے اوپر چلے گئے ہیں، نیچے چلے گئے ہیں۔ تو یہ سارے چاہتے آئیڈیلائز پھر عمران خان کو کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا ایسی بات ہے عمران خان میں کہ ہر کوئی بننا عمران خان چاہتا ہے؟ تو میرے خیال میں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ بجائے یہ کہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی مقبولیت کو کنٹرول کرنے کے لیے 9 مئی یا پھر 9 مئی کے تحت جو بھی واقعات ہیں ان کے تحت جو کینگرو کورٹس ہیں اس سے لوگوں کو سزائیں دلوائی جائیں، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے اس وقت کہ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا نظام عدل ہے، لوگوں کا اس سے مکمل بھروسہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے۔ جس طرح سے پولیٹیکل ایک کرائسس بنا ہوا ہے، ابھی میں آئی ہوں نیشنل پریس کلب کے سامنے، وہ جو سائڈ پر بلوچ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی اعتبار نہیں ہے، ان کو بھی اعتماد نہیں ہے، اور پتہ کیا ہے ان کا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ لاپتہ ہیں نا، اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو کنوکٹ کریں، عدالت میں لائیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں اور سزائیں دے دیں۔ یہ جو لاپتہ والا ایک وہ کہتے ہیں نا چل رہا ہے ایک ایشو، اور اتنے سالوں سے چل رہا ہے، حکومتیں بدل جاتی ہیں وہ ایشو وہیں کا وہیں رہتا ہے، تو یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو بھی صورتحال ہے جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے جو ایک سٹرگل چل رہی ہے، کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم کے کیمپ پہ یا اس کینٹینر پہ ایک شخصیت مولانا فضل الرحمان بھی ہوا کرتے تھے، محمود اچکزئی بھی ہوا کرتے تھے،
अभी जो लोग गवर्नमेंट में हैं ये लोग उनके साथ नहीं हैं, और क्यों नहीं है, कोई तो वजह होगी ना, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है अहले दानिश को। फिर मैं ये ज़रूर बात करूँगी कि ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, क्या हम पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के ज़रिए, क्या हम वाकई में किसी सियासी दलदल में फंस चुके हैं, हम इससे नहीं निकल सकते हैं, क्या हमें निकलना नहीं चाहिए? और अगर अभी ये जो नया एक फार्मूला लग रहा है कि शायद प्रेसिडेंट जो हैं वो मुल्क के चेंज हो रहे हैं, कोई बड़ी शख्सियत जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रही है, और उसके बदले में ज़ाहिर है फिर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर और जो बारगेन होगा, गिव एंड टेक होगा। कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि शायद अभी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है, तो क्या बिलावल को वज़ीर आज़म आने वाले दिनों में बनाया जाएगा और सदर कोई और ताकतवर शख्सियत जो है वो बन जाएगी? क्या उससे जो हमारे तमाम डेमोक्रेसी के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, या फिर हम किसी और पैटर्न की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बाजोड़ और तीरा के इलाकों में जो ऑपरेशन होने जा रहा है, उस हवाले से जी वज़ीर आला बड़े बेबस नज़र आए, जी मुझे तो मालूम ही नहीं है डीसी कैसे अपने तौर पे ऑर्डर्स कर सकता है। खैर उस पर उन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न भी ले लिया, लेकिन सूरत हाल ये है कि क्या जो एक आइन है उसके मुताबिक जो हम जिस जमहूरी दौर में या प्रोसेस में रह रहे हैं, क्या ये सलूशन नहीं दे पा रहा, क्या ये नाकाम हो गया है, क्या ये फेल हो गया है? और हमें इस फेलियर को बचाने के लिए हमें करना क्या है, हमें इस क्राइसिस से निकलना है? क्योंकि अगर देखें, ये फॉर्मूला लगाया जाता है कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ बार्गेन करके, और ये जो टेनोर है इसमें जो कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल कर लिया जाएगा और फिर बाद में उनकी रेपुटेशन और ज़्यादा, पहले भी ज़ाहिर है PMLN के साथ नज़ीम अफजल चंद जो हैं वो ख़ुद कहते नज़र आते हैं कि लोग हमसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते हैं, जो हम प्रो PMLN चीज़ें कर रहे हैं उनके साथ हम बैठे हैं, उनकी हुकूमत चलाने में हम मददगार हैं, मुआविन हैं। तो ये हमने देखा था बाई इलेक्शंस में पिछले जो पंजाब में हुए थे। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या बिलावल भी इस सहूलतकारी में इस्तेमाल होंगे? क्या अगले वज़ीर आज़म के लिए जो जरदारी साहब हैं अगर वो सदारत छोड़ते हैं तो उसके बदले में बिलावल को क्या फ़ॉरेन ऑफिस मिलेगा या फिर वज़ीर आज़मशिप मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो ताकतवर शख्सियत जो है वो सदर बनना चाहती है, क्या PMLN ने अपने मुस्तकबिल को भी इस तरह से जज कर लिया है कि वो उनके साथ चल सकते हैं बतौर पॉलिटिकल पार्टी, ये नेक्स्ट टर्म में आगे होंगे और नेक्स्ट फिर इन्हीं को जो है वो गवर्नमेंट दी जाएगी? क्योंकि PMLN के ज़राए जो कहते हैं वो दोबारा से एक बात डिस्कस होना शुरू हो गई है कि साड़ी गल हो गई है। तो इनकी गल बात किससे हो गई है? क्या ऐसा ही है कि जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं वही जो इनको गारंटियां वारंटियां दे रहे हैं वही सारी चलेंगी, या ऐसा नहीं होगा, या ये भी फिर एक डिसेप्शन है? और क्या जिस तरह से शाहिद आफरीदी जो हैं वो इमरान खान की तरह मकबूल होने को पसंद कर रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान की जो मकबूलियत कम नहीं हो पा रही है, इसका सलूशन नहीं मिल पा रहा है? और जिस तरह से बहुत सारे सहाफ़ी इस बात पे लिख भी रहे हैं कि शायद जो बड़े हल्के हैं उनकी इस हुकूमत से वो भी आजिज़ आ चुके हैं कि हमने कितना इनको फैसिलिटेट कर लिया है, लेकिन शायद वो मतलूबा नताइज हमें देने में नाकाम रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या हम शिफ्ट ओवर करने जा रहे हैं, कोई सदारती जो कह लें निज़ाम है उस तरफ जा रहे हैं? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी पूरी सहूलतकारी कर रही है, या फिर दीगर जमातें जो इनके साथ हैं क्या वो भी साथ में मिली हुई हैं? ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में जो 5 अगस्त है, ये जो आने वाले दिन है वो बहुत अहम है। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी, छापे भी पड़ेंगे, लेकिन 5 अगस्त को क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो इससे पहले ही इस बात के खदशे का इजहार कर चुकी है कि शायद ये कोई और 9 मई कराना चाहते हैं। तो मुझे तो ये भी लगता है कि शायद गवर्नमेंट को बड़ा सूट करता है 9 मई, जिसको 9 मई भी कहा जाता है। तो इस 9 मई से गवर्नमेंट और कौन कौन बेनिफिशरी है, तो मेरे ख्याल में ये भी देखने की ज़रूरत है, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इस तरह से PTI के लोगों को सज़ाएं देकर, ना अहल करार देकर, ना तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो सकती है, ना ये पार्टी ख़त्म होगी। मेरे ख्याल में इसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। और आने वाले दिनों में चाहे हम एक बड़े तसादुम के बाद टेबल टॉक पे आएँ या बातचीत या मुज़ाकरात में आएँ, लेकिन हमें आना पड़ेगा, बजाय ये कि हम हालात को मज़ीद गंभीर बनाते जाएं और अपनी अपनी कुर्सी के लिए और अपनी अपनी पावर के लिए और उसको ज़्यादा कह लें कि टाइम देने के लिए, और हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें करते जाएं। हमें पाकिस्तान का भी सोचना है। इस वक्त जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम कोई भी इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी बलोचिस्तान में जो फितनतुल हिंदुस्तान, अलहदगी पसंदों के सारे सूरत हाल के चैलेंजेस के साथ साथ जिस तरह से बाजोड़ में और बाकी चीज़ों में जिसको लोग माइंस एंड मिनरल से भी जोड़ रहे हैं कि शायद अभी हमें चाइना सूट नहीं करता, हमें अमेरिका सूट करता, हमने अपना मफादात को देखना है,
تو جب ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم شارٹ ٹرم مفادات کو کیوں دیکھتے ہیں، پھر ہم اس سیٹ اپ کو کیوں دیکھتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے، پھر ہم صرف آنے والوں کی کرسی کو کیوں لانگ ٹرم کرنے کے لیے کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم لانگ ٹرم پاکستان کے حق میں فیصلے کرنا شروع کر دیں گے تو ہی بہتری آئے گی، ورنہ اس طرح سے تنقید ہوتی رہے گی، اور اس تنقید کو جب تک تعمیری طور پر نہیں لیا جائے گا ہم اپنے ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو آج کینگرو کورٹس نے بھی سزائیں دی ہیں، سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا جائے، چاہے پھر وہ فاطمہ جناح کی پارٹی ہو یا پھر الطاف حسین کی پارٹی ہو یا نواز شریف کی پارٹی ہو، اور ابھی عمران خان کی پارٹی ہے، اس سے پہلے بھٹو کی پارٹی تھی، وہ پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی ہیں، وہ نظریہ ختم نہیں ہوا کرتا ہے، اور جس نظریے پہ عوام کو عمران خان نے لگا دیا، میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ یہ ہماری گھٹی میں ہے، یہ ہماری روٹس میں ہے، کیونکہ پاکستان جس طرح سے وجود میں آیا تھا، اگر ہم اس بیسک چیز سے ہٹ جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے، فردر اپڈیٹس کے لیے آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کن شخصیات سے آپ انٹرویو کے ذریعے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا کن موضوعات پر ہم آپ سے بات چیت کریں۔